Welcome you all in this video. आप सभी का स्वागत है. In this video, I will be talking about the methods of study, the fresh study methods. How do you study your each and every chapter properly? Second, the reliable material for NEET UG entrance. And still, जो कि आप एक NEET UG का स्टूडेंट हो और कोई JEE मेन का भी स्टूडेंट और भी कोई एग्जाम्स देने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनको परस्यू करने वाला जो स्टूडेंट है वो ये वीडियो को क्लिक करती है और देखने वाले हैं तो इसको स्किप करके मत जाना, थोड़ा बहुत देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ मेथड्स को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ने से फायदा मिलेगा. क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो. इन सपोज आप यदि एक वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कोई ट्यूशन से कोचिंग से आप लेक्चर को सुने हो, उससे नोट लिखे हो और उसके बाद आप एनसीईआरटी हो या फिर जो भी आपका टेक्स्ट बुक हो उनको पढ़ते भी हो, खुद का नोट बनाते हो, देन एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो और उसके साथ ही आप रिवीजन भी करते हो. तो ये चीज़ आप रैंडमली करते रहते हो, कोई ऑर्डर को मेंटेन कर नहीं पाते हो. तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या सही साइंटिफिक ऑर्डर होती है ताकि आपका जो आउटकम है वो सबसे ज़्यादा मिल सके. पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनको देखना है आपको. ठीक है, तो पहले हम बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है आपको. दूसरी चीज़, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो फॉर द नीट यूजी मेनली. ओके, कौन सा स्टडी मटेरियल्स रिकमेंडेशन से मैं कहूँगा आपको. और तीसरी चीज़ ये कहूँगा कि आपको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए ताकि आपका जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म वो याद रख सकता है. ठीक है, बहुत यूनिक चीज़ होगी, तो इसको स्किप करके मत जाना, सारे बात को ध्यान से सुनना है आपको. ठीक है, चलो. तो अब हम पहले नंबर पे आते हैं. क्या कि आपको जब आप बेसिक लेक्चर देखते हो, बेसिक लेक्चर की बात मैं यहाँ पे कही हूँ. बेसिक लेक्चर एक हो गया और दूसरा है स्पेसिफिक, कुछ स्पेशलाइजेशन करने के लिए लेक्चर देखना है. तो इन दोनों तरीके की लेक्चर मैंने यहाँ पे कहूँगा. तो बेसिक लेक्चर का मतलब होता है कि आप आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपका जो टीचर है, आपका कोई भी यूट्यूब सेशंस को आप फ्री सब्सक्रिप्शन में आप उसे अटेम्प्ट करते हो, तो जहाँ से भी हो, आप जहाँ से देख रहे हो वो वीडियो लेक्चर आपको या फिर कोई भी फिजिकल टीचर से आप सुन रहे हो, तो ये टीचर की जो फर्स्ट लेक्चर जो आपको एक चैप्टर की एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पे ड्रॉप करती है, डिपिक्ट करती है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है. यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूट्यूब से भी कुछ वीडियो लेक्चर को आप परस्यू करो, देखो उसको. क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होती है कि आपको ध्यान नहीं पड़ती. एनसीईआरटी भी रीड कर रहे हो तो उसके अंदर में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में कुछ कुछ टर्म्स ऐसा होती है जो आपको रीड करने से पता नहीं चलती. एक्सपीरियंस टीचर जब आपको वो पॉइंट आउट करके बता देती तब आपको वो समझ में आती है और आपको ये ख्याल रहती है ताकि आपका आने वाले जो एग्जाम है उसमें गलती ना हो. तो इसीलिए वीडियो लेक्चर हर किसी को देखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करते हो फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको वीडियो लेक्चर जरूर देखना है. तो कुछ रिकमेंडेड वीडियो लेक्चर मैं बोलूंगा जहाँ पे मैं खुद देखता था और देखता भी हूँ. तो पहले आते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बोटानी के लिए अनअकैडमी नीट, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन को देख रहे हो, तो ये जो चैनल है इनको आप देख सकते हो. ठीक है, और सेकेंडली आप जूलॉजी के लिए शिव पहुजा मैम की कुछ वीडियो लेक्चर आपको उसकी चैनल पे जाके मिल जाएगा यूट्यूब में. ये दोनों आप प्रेफर कर सकते हो, मतलब मैं तो आपको रेफर ये करूंगा ही. ठीक, तो इन दोनों केस में आप इन दोनों चैनल्स को देख सकते हो. और भी कुछ आपको जाने अनजाने में कुछ खोज है, अच्छी ट्यूटर को आप ऑलरेडी देखते हो तो उनका जो लेक्चर है उनको रेगुलर बेसिस पे देखना स्टार्ट करो. वो रेगुलर बेसिस पे आपको देखना चाहिए और ये सही बात है, आपको देखना चाहिए. ठीक है, अपने हिसाब से करो या फिर मैं दो चैनल को आपको रिकमेंड किया हूं, इनको आप देख सकते हो. ठीक है, और सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि आपको इस लेक्चर के साथ साथ जो नोट है वो तो आपको जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो उनको बहुत अच्छी तरीके इजीली आपको रिमेंबर रहेगा, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन जरूर करना है. ठीक, थर्ड, आपको क्या करना है इसके बाद जब आपको कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो टॉपिक वाइज भी आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, अदरवाइज पूरा चैप्टर को पढ़ भी सकते हो ऐसा ही. कोई स्किप करने मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप फिर आपकी टेक्स्ट बुक्स या फिर जो आप मटेरियल आप फॉलो करते हो तो उनके अंदर में आओ, वहाँ पे आके आप उस बुक्स को कंप्लीट करो. ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा हर एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक की वीडियो देखना हो गया आपको, आकर के आप टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करो एक एक टॉपिक के ऊपर. ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत दो तीन टॉपिक्स को कवर करते हुए एक वीडियो है तो उनको आप बीच में छोड़ के आ रहे हो. नहीं, दो तीन टॉपिक ऐसा हो गया कि आपको उसे कवर करके आओ, लौट के आओ आपकी बुक्स के अंदर में, वहाँ पे आप मटेरियल फॉलो करते हो तो मटेरियल या फिर एनसीईआरटी खुद फॉलो करके उसे कंप्लीट करना है. ठीक है, और यहाँ पे मैं जाहिर सी बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि एनसीईआरटी बेस्ड आपका स्टडी मटेरियल होना ही चाहिए. दिस इज़ मस्ट, दिस इज़ मस्ट. बेटा ये करना ही है तुम्हें. एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होगी, बहुत इधर उधर की चीज़ें वहाँ पे बताएंगे तो ये
बहुत गलत बात हो जाएगी। जैसे कि ट्रूमैन आती है आजकल, तो ये बहुत बाहर की चीज़ें और भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिक वे में देते हैं, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। देखो, दो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक तो होती है कि कॉन्सेप्चुअल, दूसरा चीज़ होती है फैक्ट बेस और इन्फॉर्मेशन। ठीक। अब एनसीईआरटी के अंदर में जितना इन्फॉर्मेशन, जितना फैक्ट दिया गया है, बस उतना सा ही आपको एग्जाम में पूछेगा, इसके बाहर नहीं। बार बार बोलूंगा आपको, इसके बाहर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फैक्ट की आपको जरूरत है ही नहीं। डायग्राम में फैक्ट दिया गया है, डायग्राम को भी आपको स्टडी करना है। उसके अंदर में जो भी पॉइंट्स है वो देखोगे। 2022 नीट्स का यूजी का पेपर, जो इंडिया का पेपर है, उसके अंदर में जो एक एग्जाम, एक जो है क्वेश्चन बना हुआ था कि डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पॉन्स एंड उगोनिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो लिखे हुए कोई भी शब्द वहां पे एनसीईआरटी में है नहीं। कहाँ पे है? डायग्राम के अंदर में जो डिफरेंशिएशन है वो डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो ये चीज आपको हर एक डायग्राम को भी रीड करना है एनसीईआरटी का। तो इसीलिए एनसीईआरटी के बाहर कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं जाननी है, तो कोई भी बुक्स आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपको जाके नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड कुछ यदि आपको रिकमेंड करूंगा तो आकाश की डीएलपी कोर्स में एक स्टडी मटेरियल्स आप परचेस कर सकते हो, उनके साथ फोन पे बात करो जैसे भी हो। तो डीएलपी जो आते हैं, आकाश डीएलपी, में ये फॉलो करता था, और बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ पे बस एनसीईआरटी का लाइंस जो है वो मॉड्यूल, वो मॉडिफाई करके कुछ दिया गया है आपको। ठीक है, तो इसे आपको मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा आप एनसीईआरटी को भी देख सकते हो, मतलब आई मीन इसके साथ आप एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, वो बात की स्टेप में मैं आऊंगा। ठीक है, तो पहली बात ये हो गया। ठीक, तो इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। और बात आती है कि कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत टाइटली अपने आप को तैयार करनी है। मेरा इस बात की सेशंस कुछ आएंगे नीट यूजी एंट्रेंस के लिए, कि मैं कुछ जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जैसे कि जेनेटिक्स को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्सेप्चुअली उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, समझने की जरूरत है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं कुछ आपको बताऊंगा अभी, आने वाले दिन में ये वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, आपको ये पता चल गया कि फैक्ट और इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके कोई जरूरत नहीं है। जो भी एनसीईआरटी के अंदर में है उसका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक, ये करना है। और उसके साथ अपना जो नोट्स है उनको अपनी तरीके से बनानी है, ऑर्गेनाइज तरीके से। शॉर्ट नोट्स के मतलब ये मत सोचना कि बहुत शॉर्ट में दे दिया, एनसीईआरटी के हर एक वर्ड से क्वेश्चन आ सकती है। तो ये ध्यान रखना, आपको सिली मिस्टेक ना हो क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको ऑर्गेनाइज करनी है, ना कि शॉर्ट करनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है। आपका जो शॉर्ट नोट्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब में आते हैं, ये टीचर बोलते हैं शॉर्ट नोट्स कुछ ना है, बस आपको ऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी प्रोसेस है उनको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है, लिख के रखना है, ताकि आपको आने वाले टाइम पे समझ में आ सके। ठीक है, जैसे कि ग्राफियन मॉलिक्यूल क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होती है, उसके साथ सेकेंडरी oocyte क्या होती है, कब सेकेंडरी oocyte होगा, और उसके अंदर में जब फॉलिकल है उसको कब हम, मतलब सेकेंडरी oocyte के बाहर जो फॉलिकल है उसको कब हम ग्राफियन फॉलिकल करेंगे, कब सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कौन सी स्टेज में कन्वर्ट होगी, ये एक चार्ट की फॉर्मेट में लिख के रख सकते हो। तो ये डिटेल में लिखना है आपको, कोई भी वर्ड को स्किप करना मत, कोई भी वर्ड को एनसीईआरटी का स्किप मत करना, ये सारे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है। तो ये ही है आपका शॉर्ट नोट। ठीक है, ऑर्गेनाइज नोट, अपना नोट, शॉर्ट नोट नाम की कोई नोट नहीं होता। ठीक है, ये याद रखनी है। तो ऐसे करके आप अपना नोट बनाओ, और टेक्स्ट बुक के साथ इस नोट्स को, मतलब नोट्स मतलब ये नोट नोट ये शब्द अच्छा नहीं लगता, अपनी तरीके से लिख के रखो। ठीक है, अपना हैंड रिटेन जो कॉपी है उनको आप अपनी मॉड्यूल के साथ या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ाई करते हुए चलो। और उसके बाद आपका जो ये जो एक्सरसाइज, जो मॉड्यूल का एक्सरसाइज रहती है ना, ये सारे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दो तीन टॉपिक के बाद धीमे धीमे आप एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो, अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो। ठीक, तो हर एक चैप्टर कंप्लीशन के बाद, मैंने आगे जैसे आपको कहा था कि हर एक चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, देखना है कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे तो नया नहीं दिया गया। आप पीडीएफ को भी यूज कर सकते हो यदि आपके पास पुराने एनसीईआरटी है, प्री और 2020 का जो आगे वाला जो एनसीईआरटी है, उनके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड किया गया है, तो उनको आप पीडीएफ वर्जन भी यूज कर सकते हो। उसके साथ डायग्राम को रीड करना है, जरूर ये याद रखना है, हर एक डायग्राम को याद भी रखनी है, और उसका जो पॉइंट आउट करने वाले जो वर्ड्स है वो पॉइंट को भी आपको याद रखना है, बार बार करके देखना है। और एक चीज फिजिक्स के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, पॉइंट टू पॉइंटर, पी टू पी मतलब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंटर, जो एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर की बात जो दिया गया है वो पॉइंट टू पॉइंटर नोट्स को आपको देखना है। यहाँ से असर्शन रीजन एम्स के एग्जाम में डिजाइन करते थे, तो नीट में भी आ चुका है एम्स का लेवल की जो असर्शन रीजन है। तो और जो भी है, तो ये पढ़ने से आपको जो हेल्प मिलेगी आपको कोई भी टाइप की असर्शन रीजन करने में, तो पॉइंट टू पॉइंटर फिजिक्स में करना है। ठीक, ये हो गया फोर्थ स्टेप। इसके बाद अब मेरा जो नोट है इनको अच्छी तरीके से देखो स्क्रीन में। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट रख के भी रख सकते हो इनको। ठीक है, चलो फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिए, एक धीमे 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 दो तीन टॉपिक करते करते आपको चैप्टर कंप्लीशन हो गई। उसके बाद आप एक काम करो कि
जैसे कि आप ऐसे करके 2-3 टॉपिक करके 10 से 12 टॉपिक जो है उनको आप कंप्लीट कर चुके हो। उसके बाद आप रेट्रोग्रेसिव मतलब पीछे से आगे की तरफ 2-3 टॉपिक करते करते आप बिल्कुल आगे की तरफ चले जाओ, एकदम चैप्टर के फास्ट। ऐसे करके आपको रिवीजन हो जाएगी। फिर आगे से पीछे तक आंख बंद करके याद करो। ठीक है, बुक्स को बंद करके आप याद करो कि धीमे धीमे आपको सारा टॉपिक याद हो रहा है। पूरा बुक्स जो है, जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड मॉड्यूल है या फिर एनसीईआरटी आपके दिमाग पे कैसे फोटोग्राफिक मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको पूरा चैप्टर को फिनिश करना है, देन पीछे से आगे की तरफ जाना है, देन चैप्टर को फिर से बुक्स को बंद करके खाते लो या फिर ना लो, कोई भी आपको कॉपी निकाल ना निकालो कुछ फर्क नहीं पड़ते। आप पीछे से आगे मतलब आगे से पीछे की तरफ एक बार ना देखते हुए रटते हुए चले आओ। ठीक है, आपको फोटोग्राफिक मेमोरी जो है, विजुअलाइजेशन, वो बहुत अच्छी तरीके से इनबिल्ड होगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको हर एक वर्ड आपको पता चल जाएगा, याद रह जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, चैप्टर को कंप्लीट करना है, देन मतलब चैप्टर को फर्स्ट कंप्लीट करना है, देन इसी तरीके से रिवाइज करते हुए आपको चैप्टर कंप्लीशन हो गए। टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, आपको जो असाइनमेंट है, मॉड्यूल्स करते हो तो उसका असाइनमेंट देखो। ठीक है, असाइनमेंट में जो भी सेक्शन ए सेक्शन 2, जो भी सेट 1 सेट 2 सेट 3 ऐसे क्या होता है, तो ABC ऐसे करके रहते हैं, तो उनको आप करो। ठीक है, और मैं आपको जरूर यहाँ पे रिकमेंड जरूर करूंगा कि आर्यन रथ सिंह की जो इग्नाइट बैच, जो आप 2024 के लिए यदि करते हो, मतलब क्लास 11 का स्टूडेंट हो तो इग्नाइट बैच होगा, और क्लास 12 का स्टूडेंट हो तो टारगेट बैच होगा। तो इनको आप जरूर इनरोल करना। ठीक है, दिवाली पे या फिर अभी तो क्रिसमस चल रहा है, तो इस टाइम पे न्यू ईयर पे ये कुछ ऑफर्स आते हैं, इनके अकॉर्डिंगली आप अफोर्डेबल कॉस्ट में आप यहाँ पे इनरोल हो सकते हो। बहुत मिनिमम कॉस्ट रहती है। ठीक है, और हाईली प्रिसाइज्ड एक MCQ प्रैक्टिस बैंक है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना है। और इसके साथ आपको यहाँ पे नोट नहीं किया मैं, लेकिन आपके इसके साथ आपको ये कर सकते हो कि जो फिंगर टिप्स आते हैं ना, फिंगरप्रिंट जो MTG का, वो भी इसके बाद पहले ये सारे करना है। उसके बाद इसके साथ जो आप असाइनमेंट कर रहे हो या फिर रिकमेंडेड MCQs कर रहे हो, इसके साथ OMR की जो फिलिंग है ना, वो आप ना भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, रिकमेंडेड MCQs में आप OMR फिलिंग ना भी करो फिर भी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर में ना आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएगा, तो उस टाइम पे आपका माइंड ज़्यादा बायस हो सकती है, तो उस टाइम पे आपको सिली मिस्टेक वगैरह बहुत कुछ आ गया। तो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे, कुछ सेक्शन, कुछ 150 के आसपास की जो क्वेश्चन है, जो हाई लेवल, जो आपका रिकमेंडेड MCQs जो रहती है, इनको बिना OMR के आप प्रैक्टिस करो। टाइम आपको रखना है कि 60 मिनट 90 मिनट, वो आपको बताऊंगा आगे, देखते रहना है। तो OMR के बिना ये करो। और OMR कब करना है आपको, जब PYQ जरूर करना है। इसके बाद ये जरा सेक्शन जो फर्स्ट फिफ्थ सेक्शन जब हो गया, उसके बाद आपको PYQ एंड फिंगर टिप्स जो और भी एक्स्ट्रा बैंक है, उसका ज़्यादा नहीं करना है। PYQ पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, PYQs को आप पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप और कुछ जो फिंगर टिप्स वगैरह है उसमें जा सकते हो। लेकिन ये जो PIQ करोगे उस टाइम पे OMR फिलिंग मस्ट है। उस टाइम पे OMR फिलिंग मस्ट है। इस टाइम पे OMR को फिलअप करना ही है। ठीक है, टाइम लिमिट के साथ OMR को फिलअप करो कि आप PYQ अटेम्प्ट कर रहे हो, 40 मिनट्स रख दो, 30 मिनट्स रख दो, ऐसे करके आप करो उसको। 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस जैसा है, 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस, ऐसा टारगेट रख के उस टाइम पे करो। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम में आप जब मॉड्यूल करने वाले हो, मॉड्यूल का असाइनमेंट और जो रिकमेंडेड MCQs फ्रॉम टारगेट बैच, इग्नाइट बैच, उस टाइम पे OMR फिलिंग और टारगेट मतलब ज़्यादा टाइम कॉन्स्ट्रिक्ट करके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिली मिस्टेक हो सकता है। देन लास्ट स्टेप, आपको वो सारे, एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे कहूँगा आपको, कि जहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है या फिर उसके अंदर में कुछ नया मिला, तो उनको आप तुरंत एक्सरसाइज बुक्स के अंदर में लिख के रखोगे। अलग से एक्सरसाइज बुक बनाना, उनके अंदर में पॉइंट आउट करके रखोगे। ये सारे जो भी है उनको बाद में रिव्यू करना है। 6 स्टेप ये होगा कि आपको सारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट है, सारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट है, PYQ कंप्लीट है, फिंगर टिप्स कर रहे हो वो भी कंप्लीट है या फिर ना है, जो भी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रिव्यू करना है जो भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स को वहाँ पे लिख के रखे हो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट हमेशा बोलूंगा, कॉन्सेप्ट जहाँ पे नया मिलता है वो कॉन्सेप्ट आपको लिख के रखना है। ठीक है, टेक्निक, कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में टेक्निक्स आपको आएंगे, तो उसको लिख के रखना है। और उसको आपको चैप्टर की MCQs को प्रैक्टिस करने की साथ साथ धीमे धीमे, आप जैसे बोला था कि आप 2-3 टॉपिक ऐसे थोड़ा बहुत सेक्शन बना के पीरियोडिकली करो, तो यहाँ पे भी आप 60 मिनट 90 मिनट में जितना क्वेश्चन हो सके उससे जो सीखा उनको आप आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करके वो 90 मिनट 60 मिनट के बाद चेक करो आंसर को। चेक करने के बाद वहाँ से जो भी नया चीज़ सीखे उनको नोट डाउन करो और करके उसे मेमोराइज करो और धीमे धीमे आगे बढ़ो। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में चले जाओ। तो हमेशा याद ख्याल रखना होगा, जो भी टेक्स्ट अपने पढ़े हो, जो भी क्वेश्चंस आपने किए हो, तो वो कभी मिस नहीं होना चाहिए, दिमाग से हटना नहीं चाहिए।
बार बार रिवाइज करते हुए रहना चाहिए। छोटी छोटी स्टेप में चैप्टर को कंप्लीट करो और रिवीजन करते हुए रहो, ठीक है। आगे से पीछे, पीछे से आगे, ऐसे करके, ठीक है। देन जैसे मैंने बोला ये वाले पोर्शन इस तरीके से आपको करना है। देन आप नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड कर जाओ, ठीक। चलो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिवीजन करनी है। चलो रिवीजन करने के पहले आपको एक चीज और बताऊंगा। ये जो वायलेट कलर के बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, इनको थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि आप जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको बोला था कि 90 टू 60 मिनट्स का जो स्लॉट है उनको रखना है आपको, और उस टाइम पे आपको धीमे धीमे सेक्शन वाइज सॉल्व करते हुए जाना है। लॉन्ग टाइम मत रखना। 90 मिनट्स रखो ठीक है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे से एमसीक्यू फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते ही जा रहे हो, करते जा रहे हो, नहीं करना है। कोई चैप्टर को आपको करना है, करने के बाद आप उस चैप्टर में जब फर्स्ट टाइम आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो 60 टू 90 मिनट की स्लॉट्स को रखो और धीमे धीमे करो। करने के टाइम पे आपको जब लगेगा कि आपका कुछ नया सीखा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया टेक्निक आपको आए हैं उस क्वेश्चंस के अंदर में, तो उनको आप नोट डाउन करो, उसको रेडी करो। देन आगे वाले स्लॉट में जाओ, उसमें भी 60 टू 90 मिनट्स करके सॉल्व करो। सॉल्व करके आप वहाँ से जो है, जो नॉलेज आपको मिला उसको लो, आप उसे नोट डाउन करो, रेडी करो। देन अगले वाले शॉर्ट्स में जाओ। और यहाँ पे लेंदी, बहुत लेंदी, 3 घंटे 2 घंटे लगातार कर रहे हो फर्स्ट टाइम, मत क्या करो। ब्रेन भी बहुत टायर्ड होंगे और उसके साथ आपको सिली मिस्टेक भी होगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम कोई भी चैप्टर में स्लॉट बना के प्रैक्टिस करना है, और सीखे हुए चीज को आपको मेमोराइज करके आने वाले अगले जो शॉर्ट्स है उनमें जाना है 90 टू 60 मिनट्स की। चलो इस तरीके से। सो गाइस, आने वाले वीडियो में जो पार्ट 2 होने वाला है, इसके अंदर में हम इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको रिवाइज करना है और कब कब आपको शेड्यूल यहाँ पे मैंने हाइड कर चुका हूँ, तो इनको आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर में आपको बोलूँगा किस तरीके से आपको कब कब ये रिवीजन करना है। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, बहुत सारे, गाइस मत करो, मत करो इतना ज़्यादा। खुद के साथ बात करो। दूसरों की गाइडेंस की ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि खुद के साथ आप बात करना सीखो, ठीक है। और देखो मेरे जो आने वाले सेकंड पार्ट होंगे, यदि आप शायद बाद में देख रहे हो तो चैनल पे जाओ, सब वहाँ पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा कि रिविजन मेथड और कैसे हाउ टू रिवाइज, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बोलूँगा। और कब कब इसे रिवाइज करना है एक बार इंप्लीमेंट करके देख लियो। मैं यहाँ पे गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद और कोई आपको वीडियोस वगैरह कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको अल्टीमेट एक बोल सकते हो इम्प्लीमेंटेशन आपका होगी। ये एक गारंटी में दे सकता हूँ आपको। फिर भी आप इम्प्लीमेंट करके देखो, ठीक है। तो ज़रूर उस वीडियो को देखना है आपको, ठीक है। मेरे बात को इम्प्लीमेंट करना है, देन पॉजिटिव रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग, कीप डूइंग वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो।